मुसलमानों के सबसे बड़े देश सऊदी अरेबिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या सबक सिखाया है। भारत की एम्बेसी ने अगले 48 घंटे के लिए कौन सा अलर्ट जारी किया है और यूक्रेनियंस वाले केस में अब कौन सी नई डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो 6 यूक्रेनियंस और एक यूएस सिटीजन अरेस्ट हुआ था उस केस के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इन सभी फॉरेनर्स के खिलाफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मिले हैं, जिसके चलते एनआईए की कोर्ट ने इन 7 फॉरेनर्स को दोबारा से 30 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इन्होंने न सिर्फ भारत के वीजा रूल्स को वायलेट किया है, बल्कि म्यांमार के रेबल ग्रुप्स के साथ साथ ऐसे ग्रुप्स के साथ भी इनके लिंक्स एस्टेब्लिश किए गए हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी वहां पर डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं। इसलिए ये केस वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया यानी कि भारत के खिलाफ जंग छेड़ना या फिर भारत के खिलाफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने का एक सीरियस कैटेगरी का केस बन जाता है। एंड अगर ये ऑफेंसेस और आरोपों को देखें तो ये भारतीय न्याय संहिता इसकी सेक्शन 147 के अंडर फॉल करता है, जिसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि फांसी और उम्र कैद तक की प्रावधान है। अब इन फॉरेनर्स को फांसी या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है या फिर नहीं, ये तो खैर जब एनआईए इस केस की चार्जशीट फाइल करेगा और जब इस केस का वर्डिक्ट आएगा तभी पता चलेगा। हालांकि हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इस केस में इंटरनेशनल एंगल भी है। अब भारत सरकार इन सभी फॉरेनर्स के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 147 के अंडर ये केस परस्यू करती है या फिर नहीं, ये भी काफी कॉम्प्लेक्स है। कई बार इस तरह के केसेस में पर्दे के पीछे गवर्नमेंट्स के बीच लेन देन हो जाता है। फिलहाल तो जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसको देखकर तो ये लगता है कि एनआईए और भारत की एजेंसीज इस केस को काफी सीरियसली परस्यू कर रही हैं। अब ये केस किस डायरेक्शन में जाता है वो समय के साथ ही पता चलेगा। हम इस केस को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सऊदी अरेबिया से एंड इसमें कश्मीरी नेशनल का भी एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने सोशल मीडिया क्रैकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। इसका नाम बताया जा रहा है अमजद अली भट्ट। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सऊदी अरेबिया में पिछले कुछ सालों से वहां पर काम कर रहा था और वहां पर रहते हुए इसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामिनेई के लिए एक पोस्ट कर दी थी। यानी कि इस कश्मीरी व्यक्ति ने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर ईरानियन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामिनेई के लिए कोई फोटो या पोस्ट की थी जो सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज को पसंद नहीं आई। इसलिए सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये पोस्ट तो डिलीट करवाई दी, लेकिन साथ में अमजद अली भट्ट को अरेस्ट करके हिरासत में भी ले लिया है। न्यूज आ रही है कि अमजद अली भट्ट जम्मू कश्मीर की बारामूला डिस्ट्रिक्ट के पटन एरिया में रहता है, वहां से बिलोंग करता है, जो सऊदी अरेबिया में नर्स स्पेशलिस्ट की पोस्ट के ऊपर वहां पर जॉब कर रहा था। इसके अरेस्ट के बाद इसकी फैमिली और जे.एंड.के स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भारत के विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर और स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब से मदद मांगी है और कहा है कि ये सब जल्दी से जल्दी अमजद अली भट्ट को रिलीज करवाने के लिए एफर्ट स्टार्ट करें। भारत के विदेश मंत्रालय या फिर सऊदी अरेबिया में जो भारत की एम्बेसी है, उन्होंने इस मसले के ऊपर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। अब ये जो पूरी डेवलपमेंट हुई है, इसमें भारत सरकार की भी काफी सारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ये जितने भी गल्फ के देश हैं, ये ईरान युद्ध स्टार्ट होने के बाद से ही लगातार ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह ना फैलाई जाए या फिर ईरान के पक्ष में कोई पोस्ट ना डालें या फिर जो करंट सिचुएशन है इसके संबंधित कोई भी पोस्ट ना डाली जाए। इतनी सारी वार्निंग्स के बाद भी अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर सऊदी अरेबिया में हम सब जानते हैं कि वहां पर एक तरह से तानाशाही चल रही है और वहां पर एक ही सोशल मीडिया पोस्ट डालना काफी है जेल जाने के लिए। यहाँ पर भारत में जम्मू कश्मीर के लोग न सिर्फ ईरान के पक्ष में बोल सकते हैं, बल्कि डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं, ईरान के पक्ष में रैली या फिर प्रोटेस्ट भी निकाल सकते हैं। जबकि सऊदी अरेबिया में खामिनेई के लिए एक फोटो डालने के ऊपर भी वहां पर इस कश्मीरी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है। अगर ऐसा कुछ भारत में हुआ होता तो खामिनेई की पोस्ट शेयर करने के ऊपर सरकार के खिलाफ देश के कई सारे हिस्सों में प्रोटेस्ट देखने को मिलते और कई शहरों में तो अभी तक दंगे भी हो जाने थे। इसलिए जो भी लोग भारत में रह रहे हैं, इनको शुक्र मनाना चाहिए कि किसी मिडिल ईस्ट की अरब कंट्री के अंदर नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर को इन्वाइट किया है। विक्रम मिस्री सर की यूएस विजिट आज 8 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है और 10 अप्रैल को कंक्लूड होगी, यानी कि अगले 3 दिन की यात्रा करने वाले हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय में सबसे हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट होती है और न सिर्फ विदेश मंत्री बल्कि ये प्रधानमंत्री मोदी को भी एडवाइस करते हैं और उसके साथ साथ दुनिया भर में जो भारत के एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विक्रम मिस्री सर विदेश मंत्रालय में फॉरेन मिनिस्टर के बाद दूसरे सबसे पावरफुल पोस्ट के ऊपर हैं। इसलिए ईरान वॉर के बीच इनकी अमेरिका यात्रा को काफी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। अमेरिका के बाद विक्रम मिस्री सर वहां से फ्रांस और फिर उसके बाद जर्मनी भी जाएंगे।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान इजराइल वॉर को लेकर, जिसको लेकर भारत ने 48 घंटे का एक अलर्ट जारी किया है। ये जो वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रिलीज की है ईरान ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में ईरान के पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हुआ यह कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को धमकी दी कि वो ईरान के पावर प्लांट्स को टारगेट करेंगे, यानी कि बिजली बनाने का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के अंदर है उसके ऊपर मिसाइल्स दागकर उसको तबाह कर देंगे। जिसके बाद ईरान की गवर्नमेंट ने अपने देश के लोगों से अपील करके कहा कि देश में जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स और ग्रिड स्टेशंस हैं उनके सामने सिविलियंस इकट्ठा हो जाएं एंड एक ह्यूमन चेन बनाकर उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका और इजराइल अगर सिविलियंस के ऊपर हमला करते हैं तो उनको दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ेगा और सेंटिमेंट्स ईरान के पक्ष में चले जाएंगे। और खास बात यह है कि ईरान के सिविलियंस ने अपने देश की गवर्नमेंट की अपील मान भी ली और हजारों लाखों लोग पावर जनरेशन प्लांट्स और ग्रिड स्टेशन के सामने इकट्ठा हो गए। बूढ़े, महिलाएं, बच्चे सबने एक ह्यूमन चेन बनाई और मेजर पावर प्लांट्स के बाहर चारों तरफ खड़े हो गए ताकि अमेरिका और इजराइल कम से कम उनके इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का फोकस इस समय ईरान की बिजली और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाले प्लांट्स को तबाह करने के ऊपर इसलिए है क्योंकि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। जिस तरह से हमारे घरों के अंदर अगर लाइट चले जाती है तो फिर एसी, फैंस, चार्जर, वाईफाई सब कुछ बंद हो जाता है, सेम वैसे ये कंट्री का पूरा डिफेंस सिस्टम भी काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाइल्स या फिर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री से लेकर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स, रडार सिस्टम्स जो एनिमी के हमलों को डिटेक्ट करते हैं, या फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो मिसाइल्स को रोकते हैं, सबको कंटिन्यूस पावर चाहिए होती है। अगर पावर प्लांट्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ा दिए जाएं तो ये सारे सिस्टम्स एकदम स्लो हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से बंद पड़ जाते हैं, जिससे ईरान इफेक्टिव तरीके से ना ही अटैक कर पाएगा और ना ही अपना डिफेंस कर पाएगा। एक दूसरा एंगल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिविलियन प्रेशर का भी एंगल, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स के ऊपर हमला करने के बाद ईरान के अंदर ब्लैकआउट होगा तो न सिर्फ ईरान की आर्मी बल्कि आम लोग भी इससे सफर होंगे। हॉस्पिटल्स में मशीन रुक जाएंगी, पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे, इंटरनेट डाउन हो जाएगा और ईरान के अंदर जितने भी बिजनेसेस और फैक्ट्रीज काम कर रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पर सिविलियंस की पूरी लाइफ एक जगह रुक जाएगी। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ईरान की बिजली बंद इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि ईरान के लोग ब्लैकआउट से फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं, सड़कों के ऊपर उतरें और वॉर बंद करने की मांग करें, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनल प्रेशर बढ़ सकेगा। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल की धमकी के बाद ईरान में जो भारत की एम्बेसी है उसने भी एक नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारत की एम्बेसी ने कहा है कि भारत के जितने भी लोग ईरान के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हें अगले 48 घंटों के लिए सलाह दी जाती है कि वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास ना जाएं। यानी कि जो ईरान के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स और पावर ग्रिड्स हैं जिनके बाहर ईरान के सिविलियंस इकट्ठा हो रहे हैं, भारत की एम्बेसी ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक भारत के लोग इसके करीब ही नहीं जाएं। इसके साथ ही भारत की एम्बेसी ने कहा है कि सभी भारतीय घरों के अंदर रहें और अगर हाईवेज के ऊपर मूवमेंट करनी है तो फिर एम्बेसी से स्ट्रिक्टली कांटेक्ट करके ही हाईवे जर्नी करें। यानी कि भारत सरकार को भी लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी निशाना बना सकते हैं, इसलिए भारत की एम्बेसी ने अगले 48 घंटों के लिए वार्निंग दे दी है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 28 फरवरी को वॉर स्टार्ट होने के बाद से अब तक गल्फ देशों से भारत वापस आने वाले लोगों की संख्या 7,60,000 तक पहुंच गई है। यानी 7,60,000 इंडियंस अभी तक भारत वापस आ गए हैं। खास बात तो यह है कि अभी सभी गल्फ कंट्रीज के अंदर सिविलियन फ्लाइट्स पूरी तरह से ऑपरेट ही नहीं कर रही हैं। गिने चुने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज की डेट में एक्टिव हैं और वहां पर भी स्पेशल फ्लाइट्स और चार्टर्ड फ्लाइट्स चल रही हैं। टिकट्स लाखों के अंदर बिक रही हैं और उनके ऊपर भी लोग इमरजेंसी में किसी भी तरह भारत वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग भारत के 90 लाख लोग आज की डेट में मिडिल ईस्ट के देशों में जॉब करते हैं। अगर उसके साथ कंपेयर करें तो अभी भी 80 से 82 लाख इंडियंस गल्फ की कंट्रीज में वहां पर पीछे रुके हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान और इनके साथ प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के एडवाइजर हुमायूं कबीर, ये दोनों आज 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। न्यूज आ रही है कि ये भारत में विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ साथ तो मुलाकात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर, ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर और भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के साथ भी इस पूरे बांग्लादेश के डेलीगेशन की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग के बाद बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की भारत यात्रा की भी डेट्स फाइनलाइज हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्शंस जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तारिक रहमान और उनकी पार्टी को बधाई दी थी, उस समय पीएम मोदी ने तारिक रहमान, उनकी वाइफ और उनकी बेटी तीनों को इन्विटेशन भेजा था। अभी तक तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद किसी भी फॉरेन विजिट के ऊपर नहीं गए हैं।
अब तारिक रहमान सबसे पहले कौन से देश को प्राथमिकता देते हुए किस देश का दौरा करते हैं, इसके पीछे भी काफी पॉलिटिक्स होती है। भारत, पाकिस्तान या चाइना, इन तीनों देशों से तारिक रहमान को इन्विटेशन आ गया है। इनमें से सबसे पहले किस देश का आमंत्रण स्वीकार करते हैं वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस पूरी मुश्किल की स्थिति में बांग्लादेश के काम और कोई नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और डीजल सब कुछ इस समय भारत ही बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना को तो नामो निशान भी नहीं है। ऐसे में अगर कायदे से देखा जाए तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को सबसे पहले भारत की यात्रा के ऊपर ही आना चाहिए। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर न्यूट्रल अप्रोच के साथ चलते हुए भारत, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों देशों को अवॉइड करें और किसी और देश में चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल टर्की या फिर सऊदी अरब या फिर मिडिल ईस्ट की किसी और मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, या फिर हो सकता है कि इंडोनेशिया का ही दौरा कर लें। वैसे ये चीज भी अगले 1-2 महीनों के अंदर क्लियर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो बांग्लादेश की नई सरकार बनी है, क्या ये एंटी इंडिया रहेगी, भारत विरोधी रहेगी या फिर सुधर जाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।